ये जो सेशन है ये कल इंग्लिश में था एंड आज यही सेशन को हिंदी में रखा गया है। एंड ये पूरा एक न्यू कॉन्सेप्ट है एंड ये कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट जब गिरता है उस समय में आप अपने एक्सपीरियंस से स्टॉक को चॉइस कर सकते हैं, कौन से स्टॉक में निवेश करना सही रहेगा वो आपको पता चलता है। बट जब मार्केट अप मूव में रहता है या एक री रेटिंग में चला जाता है या एक ऐसे ट्रेजेक्टरी में चला जाता है जहां पे वो पुराना लेवल्स आना मुमकिन नहीं है, उस समय में आप कैसे निवेश करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे चॉइस करें स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने के लिए। मान लीजिए जो लोग मार्केट से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, वो अगर 2009 में मार्केट का वैल्यू देखे होंगे, इंडेक्स का वैल्यू स्पेसिफिकली 2009 में वो लोग अगर दिखे होंगे तो उस समय में 5000 प्लस में इंडेक्स था। अभी 2020 में जो इंडेक्स हमारा है ये आ गया है 13000 में। तो क्या माना जाएगा जो 5000 में एंट्री करके 8000 में एग्जिट हो गया है, क्या वो आदमी अगर सोचेगा कि हाँ फिर से 5000 आएगा तब जाके मैं एंट्री करूंगा, तो 5000 कभी आएगा नहीं, वो कभी एंट्री कर नहीं सकता, क्योंकि 5000 से ज्यादा जो भी वैल्यू होगा उसको बड़ा दिखेगा। तो ये जो वैल्यूज होते हैं, जो इंडेक्स के मूवमेंट्स रहते हैं, इसीलिए हम उसको कभी भी ये नहीं बोल सकते कि ये अभी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। आपको जब निवेश करना है आपको खुद कुछ ना कुछ प्रोसेसेस ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ये सोच के बैठे कि 25 साल पहले ये शेयर 20 रुपया में था, अभी वो 2000 हो गया है, तो फिर से मैं वेट करूंगा, वो जब 20 रुपया में आएगा तब मैं निवेश करूंगा, तब तो वो 20 में कभी आएगा ही नहीं। तो ये सारे चीज भी आपको याद रखना पड़ेगा। एंड वो जो प्रोसेस है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आपका इंडेक्स 52 वीक हाई यानी कि एक साल का हाईएस्ट लेवल को टच करते रहता है। तो उस समय में कैसे निवेश करें उसी के ऊपर में ये प्रोग्राम है। एंड आप सब लोगों को मेरा ये अनुरोध रहेगा, ये जो प्रोग्राम्स का वीडियो जब भी आपको मिलेगा, ये प्रोग्राम के बाद में वीडियोस हम यूट्यूब में डालते हैं, कल का भी मैंने यूट्यूब में डाल चुका हूं, वो वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, इसको बार बार देखने से ही समझ में आएगा। और जो भी इसका प्रेजेंटेशन है, एक्सेल है, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। एंड हमारा जो इस साल का 2020 का लास्ट प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल किया गया है 19, 20, 26 एंड 27 दिसंबर को। ये पेड प्रोग्राम है 2020 का, ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर में रहेगा। जैसे कि आप लोग ये जाने होंगे, हमारा हर महीने में स्मार्ट फाइनेंस में कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स रहता है, उसमें से 6 प्रोग्राम्स रहते हैं जो नॉर्मली जनवरी से जून तक रहता है, वो नया नया कॉन्सेप्ट के ऊपर में रहता है। एंड जून से दिसंबर तक वही चीज को दोहराया जाता है, यानी कि ऑप्शंस का दूसरा प्रोग्राम होगा। तो एक साल में 12 प्रोग्राम होते हैं, पहले 6 महीने में 6 यूनिक प्रोग्राम रहते हैं एंड वही चीज को रिपीटेशन किया जाता है आने वाले 6 महीने में। कभी कभार अगर पार्टिसिपेंट लोगों का डिमांड रहता है तो नया वही प्रोग्राम को तीसरे बार भी दोहराया जाता है। एंड ऑप्शंस का प्रोग्राम पहले हुआ था एंड इस साल का ये लास्ट ऑप्शन प्रोग्राम है। तो वो प्रोग्राम दिसंबर का जो डेट फिक्स किया गया है उसमें होगा 19, 20, 26 एंड 27।
अगर आप चाहते हैं तो इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। एंड ये साल का जो लास्ट प्रोग्राम रहेगा। और 2021 में जो प्रोग्राम्स होंगे वो सब यूनिक प्रोग्राम्स होंगे, उसमें सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन सब अलग रहेगा। तो इसी के ऊपर में ये सारे प्रोग्राम जो होते हैं स्मार्ट फाइनेंस का, ये सारे कॉन्सेप्ट न्यू कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, इसीलिए आपको ध्यान से इसको सुनना पड़ेगा एंड ओनली सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज ही पूछिएगा। तो आज का जो डिस्कशंस का जो 4 चरण रहेगा या 4 सब्जेक्ट के ऊपर में डिस्कशंस होगा, उसमें पहला ये रहेगा हाउ टू चूज ए करेक्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट व्हेन इंडेक्स इज एट 52 वीक्स हाई। जब निफ्टी इंडेक्स 52 वीक हाई में होगा तब कैसे हम एक करेक्ट स्टॉक चूज करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्यों ये बाइंग एट लो एंड सेलिंग एट हाई इज नॉट ए गुड कॉन्सेप्ट, वो भी हम सीखेंगे। एंड हमारा इन्वेस्टमेंट को कैसे हेज करें उसके बारे में भी तीसरा डिस्कशन रहेगा। एंड करेक्ट प्रोसेस क्या है प्रॉफिट बुक करने का, इसके बारे में भी सीखेंगे। ये सारे इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है, पहले से मैं बता दे रहा हूं, इसको इंट्राडे से कोई लेना देना नहीं है। ये जो ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे में टसल्स करते हैं उनके लिए ये कोई काम का नहीं है। अगर आप बोले कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं, कहाँ पे इंट्राडे में एंट्री करूं, तो ये प्रोग्राम के साथ में उसका कोई भी संबंध नहीं है। इसमें जो टॉपिक है ठीक से पढ़ लीजिए। हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक, कैसे आप एक करेक्ट स्टॉक को चूज करें एंड कैसे उसमें निवेश करें जब इंडेक्स एक ईयरली हाई में होगा। करेक्ट टाइम टू बुक प्रॉफिट, हर जगह में इन्वेस्टमेंट का वर्ड यूज किया गया है, कहीं पे भी ट्रेडिंग्स का वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो जो लोग सिर्फ ट्रेड का मानसिकता रखते हैं उनके लिए ये कोई काम का नहीं है। फाइन, तो अभी आगे बढ़ते हैं, कैसे हम करेक्ट इंडेक्स स्टॉक चूज करें, कैसे एक स्टॉक्स को चॉइस करें जो निवेश करने के लिए सही रहेगा। तो जब भी आपका इन्वेस्टमेंट आप करने के लिए बैठते हैं, उस इन्वेस्टमेंट का करने का टाइम में ये सोचते हैं मार्केट थोड़ा गिर जाए तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, बट यहाँ पे एक अलग सा व्यू में रखता हूं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई ऐसा समय सीमा नहीं चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट को हेजिंग करते हैं, एक प्रॉपर वे में हेज करके चलते हैं, तो आप किसी भी समय में भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। निवेश करने का कोई ऐसे टाइम नहीं है, क्योंकि वो समय को देख के अगर करेंगे कभी इतना रन ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आपको हर समय कॉस्टलियर लगेगा जब आपका सोच में ही वो बढ़ जाता है। जैसे मैंने बताया पहले, जो लोग निफ्टी को 5000 में देखे हुए हैं या 5000 लेवल जब निफ्टी था तब वो लोग ट्रेड कर रहे थे या निवेश कर रहे थे, उनको 5000 से जितने भी बड़ा वैल्यू है, यानी कि अभी 13000 है, तो उनको हर वक्त ये कॉस्टली लगेगा। एंड इसका भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी है। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि क्या जमाना था, 20 साल पहले मेरा तनख्वाह था 50 रुपया, उसमें से घर चल जाता था। 50 साल पहले तनख्वाह था 50 रुपया, मेरा घर भी चला जाता था। हम 2 रुपया लेके जाते थे, 5 आदमी जाके खाना वाना खा के होटल से आ जाते थे। वो सब हिस्टोरिकली करेक्ट है। इसके मतलब ये नहीं है कि हम वही बैक में फिर से जाएं एंड वही सिचुएशन क्रिएट हो एंड वही 2 रुपया में सबको खाना मिले, 50 रुपया तनख्वाह मिले। तो जो प्रेजेंट में आप हैं उस समय में आप तो निवेश करने वाला है। ये एक तो परफेक्ट बिजनेस में बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट एक परफेक्ट बिजनेस है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए जब
52 वीक हाई में मार्केट होता है तब भी आपको एक चांसेस मिलता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उस समय में कैसे करें, उसका 3 स्टेप्स है। स्टॉक्स हैविंग लो इंडेक्स कंट्रीब्यूशन फैक्टर, यानी कि जिसका इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन कम हुआ है उसी स्टॉक्स में हम निवेश करें, क्योंकि उसमें अभी वो कंट्रीब्यूट करने लगेगा। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स चूज करना पड़ेगा एक ऑब्जर्वेशन से। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप अपना ऑब्जर्वेशन बनाइए 4-5 स्टॉक 10 स्टॉक्स कीजिए, नहीं तो पूरा स्टॉक्स का ले लीजिए। जैसे कि कल मैंने दिखाया था पूरा निफ्टी का स्टॉक्स, वो ले लीजिए। वो बास्केट लेने के बाद में आपको फिल्टर करना है स्टॉक्स जो लो इंडेक्स कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उन स्टॉक्स को फिल्टर करके फंडामेंटली देखना है क्यों ये लोग लो इंडेक्स कंट्रीब्यूशन दिए हैं। क्या इनमें कोई प्रॉब्लम ऐसे है, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है? अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, फंडामेंटली कुछ गलत नहीं है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा, बिना काम का ऐसे गेस वर्क से होगा नहीं। तो इसमें 2 मॉडल दिया ये होता है। एक मॉडल आपका रहता है इक्वल मार्केट जो कंट्रीब्यूशन मॉडल, यानी कि ये माना जाता है जितने भी स्टॉक्स है सब इक्वली मार्केट में कंट्रीब्यूट किए हैं, जबकि वो एक सही कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर भी इसको जानना जरूरी है। कल ये भी मैंने बताया था, क्योंकि स्मार्ट फाइनेंस का जो एक्टिविटीज है हमारा, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर कोर्सेस इसके ऊपर में सीमित नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में भी हमारा वेब पोर्टल के जरिए में बहुत लोग निवेश करते हैं, एंड यहाँ पे भी हम लोग कुछ चुने हुए फंड हाउसेस को रखे हुए हैं, बाकी के फंड हाउसेस के भी करते हैं। तो वहां पे ये भी हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बना जाता है कि आपको एक सही सलाह दे। तो फिलहाल अभी जो आप देख रहे होंगे स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत न्यू फंड ऑफर्स आ रहे हैं, एनएफओज। जैसे आईपीओज होते हैं, ऐसे ही एनएफओज आ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, जहां पे 10 रुपए पर यूनिट में आपको अलॉटमेंट मिलते हैं। वहां पे कुछ फंड्स ऐसे आए हुए हैं, उसमें दिया गया है इक्वल मार्केट एलोकेशन मॉडल, यानी कि इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स है सब में इक्वली पैसा निवेश किया जाएगा। यानी कि अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, वो 50 स्टॉक में 2-2 रुपया लगा देगा, वो म्यूचुअल फंड का इंडस्ट्रीज। तो उस तरह का बहुत सारे फंड्स आते हैं, क्योंकि वहां पे ये असम्पशन किया जाता है कि सारे स्टॉक्स इक्वली परफॉर्म करेंगे, नहीं तो इक्वली गिरेंगे। तो वही चीज को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला। पहला, जो इक्वल मार्केट कंट्रीब्यूशन मॉडल क्या होता है, दूसरा ये होता है जो हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो मॉडल्स जो होते हैं, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर आप थोड़ा सर्च कर लेंगे स्टॉक्स के कंट्रीब्यूशंस, आप अगर देखें इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स या इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स अगर आप सर्च करें, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिलेंगे। शेयर खान का मिलेगा, मनी कंट्रोल का मिलेगा। आज के पर्टिकुलर डे में कौन से स्टॉक्स का कितना कंट्रीब्यूशंस है, निफ्टी का मिलेगा, बैंक निफ्टी का भी चाहते हैं, सॉरी सेंसेक्स का चाहते हैं वो भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये देता है कि फ्राइडे में आईसीआईसीआई बैंक 15 पॉइंट पॉजिटिव 15 पॉइंट कंट्रीब्यूट किया इंडेक्स में, निफ्टी में। उसका प्राइस चेंजेस आया 8 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पे हम पहला जो मॉडल है इक्वल मार्केट कंट्रीब्यूशंस मॉडल, उसी के ऊपर में बात करेंगे। उसके बाद में मैं आपको दूसरे मॉडल में लूंगा। पहले इस जो लिस्ट है, ये जो 50 स्टॉक्स है इंडेक्स में, उसमें से मैं रैंडमली 5 स्टॉक्स चूज किया। आप कोई दूसरे स्टॉक भी ले सकते हैं, आप ये मत पूछिएगा यही 5 क्यों,
आप कोई भी 5 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, पूरा का पूरा 50 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये 5 स्टॉक्स को लिया, ओएनजीसी, एसबीआई, टाटा मोटर्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी बैंक, ये 5 स्टॉक्स को मैंने चॉइस किया। चॉइस करने के बाद में मैंने इन स्टॉक्स का 23 मार्च जब मार्केट निफ्टी का लो बना था, उस समय में इन स्टॉक्स का प्राइस क्या था इसको लिखा। ओएनजीसी उस दिन 60 रुपया 61 रुपीज में क्लोज हुआ था, 60 रुपीज एंड 95 पैसा। एसबीआई इसमें क्लोज, टाटा मोटर्स, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी बैंक, ये कौन से प्राइस में वो क्लोज हुए थे, वो प्राइस भी मैंने लिखा। एंड यहाँ पे निफ्टी उस दिन का क्लोजिंग क्या था वो भी लिखा, 7610। उसके बाद में 11 दिसंबर 2020 जो लास्ट फ्राइडे था, वो लास्ट फ्राइडे को इन स्टॉक्स का प्राइसेस क्या है वो भी मैंने लिखा। लिखने के बाद में मैं ये निकाल रहा हूं इनका कंट्रीब्यूशन रेशियो क्या है, यानी कि ये जो ओएनजीसी में 5 रुपया का बढ़ोतरी आया एंड वो 4 रुपया कंट्रीब्यूट किया इंडेक्स को, तो उसमें मैंने 4 रुपया 24 पैसा डिवाइडेड बाई 5 रुपया 15 पैसा किया। तो इसमें मुझे ये मिला कि हाँ 82 है इसका इंडेक्स कंट्रीब्यूशन रेशियो या इंडेक्स कंट्रीब्यूशन फैक्टर, या जो भी नाम आप देना चाहते हैं, अपने मन से अगर कुछ देना चाहते हैं भी दे सकते हैं, बट इसको जो ऑफिशियल नाम है इंडेक्स कंट्रीब्यूशन रेशियो इसको बोला जाता है। तो इंडेक्स कंट्रीब्यूशन रेशियोस आप निकाल दिए। निकालने के बाद में यहाँ पे हम ये देखें कि हाँ ये सारे प्राइसेस में ये क्लोज हुए हैं एंड ये जो 23 मार्च से 11 दिसंबर तक निफ्टी में 5904 पॉइंट का बढ़ोतरी आया है, यानी कि 7610 से 13514 हुआ, तो लगभग इसमें 5904 पॉइंट का मूवमेंट आया। एंड ये 5904 पॉइंट का मूवमेंट के हिसाब से अगर हम इसको 50 में डिवाइड करते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि सारे स्टॉक्स इक्वली कंट्रीब्यूट किए हैं, ये इक्वल मार्केट कंट्रीब्यूशन मॉडल है, तो इसमें अगर 50 में डिवाइड कर देते हैं, ये बताता है ये जो जर्नी रहा 23 मार्च से 11 दिसंबर तक, हर स्टॉक 118 पॉइंट का निफ्टी में कंट्रीब्यूट किया है। हालांकि वो सही नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे फंड्स अभी आ रहे हैं जो ये बताते हैं आप पैसा निवेश कर लो, हम इक्वल कंट्रीब्यूशन मॉडल में, इक्वल वेटेज मॉडल में हम इसको निवेश कर देंगे, तो वहां पे आप फंस जाएंगे। वो अगर इक्वल वेटेज में चला गया, वो फंड कभी भी पॉजिटिव में नहीं जाएगा, उसमें आपको नुकसान हो जाएगा, वो आगे चल के कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे कोई ऐसे वैल्यूज नहीं है, जिसमें कोई भी टेक्नोलॉजी से ऐसे नहीं है जो बोलता है कि हाँ वैल्यू स्टॉक्स को लो, उसमें इक्वली डिवाइड करके निवेश कर दिया गया। तो इसीलिए थोड़ा ये मॉडल को समझ ले तो तब जाके आपको उसका क्लैरिटी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 118 रुपया का कंट्रीब्यूशन है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 118 रुपया का कंट्रीब्यूशन के लिए हमें जो ओएनजीसी में 97 रुपीज का बढ़ोतरी आना चाहिए, यानी कि इसको हम जो भी इसका कंट्रीब्यूशन रेशियो है उसको हम मल्टीप्लाई किए 118 में, तो ये दोनों को अगर मिला देते हैं, हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस रहना चाहिए 158 रुपीज फॉर ओएनजीसी। बट ओएनजीसी एक्चुअली चल कितने में रहा है, अगर ओएनजीसी का प्राइस देखें 96 में, यानी कि इसमें से 61 रुपया का अंडर वैल्यू है इक्वल मार्केट कंट्रीब्यूशन मॉडल में। उसी तरह से अगर देखें एसबीआई में 33 रुपया का कम वैल्यू है, यानी कि वो उसको 305 में ट्रेड होना चाहिए, 272 में चल रहा है। टाटा मोटर 17 रुपया आगे बढ़ गया, उसको चलना चाहिए 161 में, चल रहा है 178 में। एसबीआई लाइफ 280 रुपया आगे चल गया, एचडीएफसी बैंक तो बाप रे बाप 475 रुपया आगे चला गया।
तो यहाँ पे ये जो मॉडल है इसमें अगर देखें, ये बता रहा है ओएनजीसी एंड एसबीआई में हम निवेश कर सकते हैं। अभी इसी को हम जाते हैं जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन मॉडल में। सो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन मॉडल है उसमें क्या किया जाता है, सारे जितने भी स्टॉक्स है उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल क्या है। जब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल का बात आता है, ये होते हैं ट्रेडेबल शेयर्स। जो शेयर्स कोई भी तरह से लॉक इन में है, यानी कि वो गवर्नमेंट के पास में है, वो ट्रेड में नहीं आ सकता, कुछ ऐसे जगह में फंसा हुआ है वो आ नहीं सकता ट्रेड के लिए, इतने वैल्यू का शेयर्स अभी ट्रेडेबल में है, यानी कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल। अगर ओएनजीसी में आप खरीदना चाहें, मैक्सिमम यहाँ पे 30,444 करोड़ का खरीदारी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, इतने शेयर ही फ्री फ्लोट है। ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल जितना भी है वो सारे 50 इंडेक्स स्टॉक्स का मिला देते हैं, वो हो गया लगभग आपका 6.7 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी जो जो स्टॉक्स हम चूज किए हैं वो स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो निकालेंगे, यानी कि जो हमारा 6.7 करोड़ का जो कैपिटलाइजेशन है, जो इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये दोनों को डिवाइड कर दें तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो निकल आएगा। अभी ये जो मॉडल है मार्केट कैपिटलाइजेशन मॉडल में, या जहां पे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेके वैल्यूएशन करेंगे, यहाँ पे कैसे होगा वैल्यूएशन, इसके लिए ये दोनों रेशियो, यानी कि जो इसका कंट्रीब्यूशन रेशियो है, जो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो है, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5,904, जो निफ्टी का चेंजेस है उसी में करेंगे। तो ये बताता है ओएनजीसी में ये 5,904 पॉइंट का मूवमेंट में जो हुआ निफ्टी में, उसमें सिर्फ 22 रुपया का मूवमेंट आना चाहिए। अगर उस हिसाब से देखें, 60 में था, 61 में था, ये 22 रुपया ऐड कर दिए तो 82 हो गया, यानी कि अभी के प्राइस के साथ में कंपेयर करें तो ओएनजीसी 14 रुपया ज्यादा चल रहा है, जो उसका वैल्यू होना चाहिए उससे 14 रुपया ज्यादा। पिछले मॉडल में क्या था, 61 रुपया कम दिखा रहा था, अभी ये बता रहा है 14 रुपया ज्यादा चल रहा है प्रीमियम में, 14 रुपीज प्रीमियम। एसबीआई को देखें 10 रुपया वो डिस्काउंट में है। टाटा मोटर्स को देखें 73 रुपया का वो एक्सेस वैल्यू में है। पिछले मॉडल में वो 17 रुपया में था, यहाँ पे 73 रुपया आ गया। एसबीआई लाइफ को देखें 291, पहले से वो 279 में था, अभी ये 291 आ गया। एचडीएफसी जो 475 रुपया आपको दिखा रहा था, वो भी 3 रुपया 67 पैसा रखा रहा है, अंडर वैल्यू, वो भी अंडर वैल्यू। तो यही हो जाता है आपका आपका दोनों मॉडल के बीच में डिफरेंस। तो अभी अगर निवेश करना है आप एसबीआई में कर सकते हैं, नहीं तो एचडीएफसी में कर सकते हैं, बाकी में निवेश करना सही नहीं रहेगा। यही कॉन्सेप्ट को हम मंथली प्रोजेक्शंस में, वीकली में नहीं, मंथली प्रोजेक्शंस में, ट्राई मंथली यानी कि 1 क्वार्टर या 6 मंथली, जो हाफ ईयरली पीरियड में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि मैं कुछ इन्वेस्ट अभी करूंगा जिसको मैं 3 महीने तक होल्ड करूंगा, आज कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा जिसको 6 महीने तक होल्ड करना है, उस समय में क्या करना होगा, आपने मार्च लो से अभी तक का ले लिए, जो लाइफ टाइम लो था लाइफ टाइम हाई था, ये दोनों का डिफरेंस लेके आप कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं आपको 6 महीने के लिए बनाओ, तो आपको, आप अभी दिसंबर में बैठे हुए हैं, जून जून से दिसंबर, यानी कि जून का भी पहले दिन से नहीं, 10 जून 2020 से लेके 11 दिसंबर 2020 तक के बीच में जो निफ्टी के प्राइसेस में चेंजेस आए, यानी कि 10 जून में एंड 11 दिसंबर के बीच में जो लोज फॉर्म हुए, जो हाईज फॉर्म हुए, उसके बीच में जो डिफरेंसेस रहा वो डिफरेंस को आप लेंगे, एंड उस दिन का जो 10 जून का जो प्राइस है
उस दिन का क्लोजिंग प्राइस जो है, जितने भी स्टॉक्स आप चूज कर रहे हैं आपके बास्केट में, पूरा का पूरा भी बास्केट में ले सकते हैं, सभी का 10 जून का प्राइस एंड 11 दिसंबर का प्राइस का लेके आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो दूसरे जो एक्सेल शीट का प्रेजेंटेशन में मैं जो मार्केट कैपिटलाइजेशन मॉडल, उसी के ऊपर में पूरे के पूरे सारे स्टॉक्स लेके मैं आपको दो डिफरेंट वर्जन्स में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो पहला, मैं 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट का एक होराइजन फिक्स करता हूं, यानी कि नवंबर एंड में निफ्टी क्या था एंड अभी क्या है। ऊपर में देख रहे होंगे अभी 13,513 एंड नवंबर एंड में ये क्लोज हुआ था 12,968। तो ये सब स्पॉट प्राइस है, कोई फ्यूचर प्राइस नहीं है। तो 544 पॉइंट का मूवमेंट हो गया है। अभी अगर हम देखें ये सारे निफ्टी के स्टॉक्स है, ये सारे मार्केट, इनका कंट्रीब्यूशन रेशियो, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो, ये दोनों हम निकाल दिए। निकालने के बाद में इसको सब 544 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनमें कितने कितने प्राइस पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए वो सब हम ले लिए। जैसे कि मैंने बताया था नवंबर एंड में जब ये निफ्टी 12,969 में क्लोज हुआ, उस समय में नवंबर एंड का प्राइस क्या था, ये 50 स्टॉक्स का, इनका प्राइस भी लिख दिए यहाँ पे 412। तो अभी यहाँ पे दो वर्जन्स का हम देखेंगे। पहला वर्जन जो हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है, ये तो आ गया। एक्सपेक्टेड प्राइस के साथ में हम कंपेयर करेंगे ये एक्सपेक्टेड प्राइस कितने, कहाँ, कब होना है, दिसंबर एंड में। ये नवंबर 11 तक आप ले रहे हैं, आप 2021 जनवरी 10 तारीख तक ये प्राइस होना चाहिए, इतना प्राइस का मूवमेंट आना चाहिए। तो ये जो डिफरेंट जो आपका आना चाहिए, इसको थोड़ा सा हम ट्विक करेंगे। अभी ट्विक करके देखेंगे कि क्या एक्चुअल ये दिया है। पहला ट्विकिंग हम क्या करें, जो एक्सपेक्टेड प्राइस है, जो नवंबर का प्राइस था, ये दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। आपका ये एक्सपेक्टेड था, ये नवंबर का प्राइस था, ये सारे के सारे आपने ले लिए। अभी आप चल रहे हैं दिसंबर 11 में। दिसंबर 11 से लेके जो नवंबर का लास्ट प्राइस था, यानी कि अगर आप नवंबर का लास्ट प्राइस यहाँ पे है 412, अभी अगर आप जो अभी आप ट्रेड का हो रहा है उससे अगर आप एक्सपेक्टेड प्राइस का डिफरेंस निकाले, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 50 रुपया बढ़ोतरी हो गया, यहाँ पे 300 रुपया का बढ़ोतरी आ गया। आपका एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जो 4 रुपया 2 रुपया था उसमें से बहुत ज्यादा आ गए। तो यहाँ पे एक चीज देखने के लिए मिलता है, आपने दो डिफरेंसेस लिए, एक पहला नवंबर एंड एक्सपेक्टेड प्राइस का, दूसरा आपका करंट प्राइस जो चल रहा है एंड करंट प्राइस जो चल रहा है, जो एक्सपेक्टेड प्राइस होना चाहिए, ये दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे जो ये डिफरेंसेस में आप देखेंगे नवंबर एंड का प्राइस एंड एक्सपेक्टेड प्राइस का डिफरेंस जहां पे भी 1 रुपया से कम है, जहां पे भी जो भी स्टॉक्स में 1 रुपया में, मेजोरिटी पूरे के पूरे नहीं होगा, जो भी स्टॉक्स में नवंबर एंड प्राइस एंड एक्सपेक्टेड प्राइस में डिफरेंसेस कम, 1 रुपया से कम है, वो सारे स्टॉक्स बेटर परफॉर्म किए हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए डिफरेंसेस था 4 रुपया, ये 50 रुपया का बढ़ोतरी दिया है। जहां पे 14 पैसा का डिफरेंसेस था, वो 157 रुपया का बढ़ोतरी दे चुका है। जहां पे 50 पैसे के डिफरेंसेस था, वो 235 रुपया का डिफरेंस ये दे चुका है। तो इससे ये पता चलता है जहां पे भी वो नवंबर महीने में ऑलमोस्ट एक इक्वल पेरिटी दिया है, यानी कि ऑलमोस्ट वही प्राइस में एक 50 पैसा 1 रुपया का जो डेविएशन में जो भी क्लोज हुआ है, वो सारे स्टॉक्स आपका गुड परफॉर्मर्स है। तो आपको जब भी निवेश करना है, आप क्या करें, वो आपको नवंबर का एंड हो जाएगा, जब दिसंबर का एंड हो जाएगा, दिसंबर का एंड प्राइस आप ले ले, एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल ले, दोनों का डिफरेंसेस ले ले, दिसंबर का एंड का प्राइस क्या है, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या आपका कैलकुलेशन से निकल रहा है,
दोनों का डिफरेंस लेके फिल्टर कर दीजिए। जो भी स्टॉक्स में पेरिटी बन रहा है 1 रुपया से प्लस और माइनस 1 रुपीज का पेरिटी रह रहा है, यानी कि वो क्लोजली वही प्राइस में क्लोज हुआ है, वो सारे आगे चल के बड़े इंडेक्स कंट्रीब्यूटर बनते हैं। एंड वही चीज भी होगा जब वो गिरेगा। जब मार्केट गिरेगा वही स्टॉक्स में भी ज्यादा गिरावट आएगा। तो ये एक चीज पहला आपको मानना चाहिए। दूसरा, जो आपने यहाँ पे एक डिफरेंस निकाले, यानी कि आपने अभी का जो प्राइस चल रहा है, जो आपका एक्सपेक्टेड था, इसमें से दिख रहा है बहुत सारे स्टॉक्स में पॉजिटिव चेंजेस आ गया है एंड बहुत सारे स्टॉक्स में अभी नेगेटिव्स में है। कुछ नेगेटिव्स में है, कुछ बहुत कम वैल्यूज में है। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव में रहने वाले जो स्टॉक्स है वो दिसंबर में अभी तक इंडेक्स कंट्रीब्यूटर नहीं बने हैं। ये जो दिसंबर में ये बजाज फाइनेंस हो गया, या यहाँ पे आपका आइचक मोटर्स हो गया, या यहाँ पे आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सारे अभी तक भी इंडेक्स का, इंडियन ऑयल हो गया, आईटीसी हो गया, ये सब इंडेक्स कंट्रीब्यूटर अभी तक बने नहीं है, उनका नेगेटिव दिखा रहा है। तो इन स्टॉक्स को भी आप अभी निवेश कर सकते हैं दिसंबर एंड तक। तो दो प्रेजेंटेशंस, दो चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। हर महीने के एंड में आप उसका एक्सपेक्टेड प्राइस, उसका उसी एंड प्राइस, जो मंथ का एंड का प्राइस, उनका डिफरेंस ले लीजिए। जहां पे भी आपका डेविएशंस, प्राइस डेविएशंस जो होता है, जो डिफरेंस आप निकालते हैं, उसका मैथमेटिकल नेम जो होता है प्राइस डेविएशन। प्राइस डेविएशन जहां से प्लस और माइनस 1 रुपीज के बीच में रहने वाले जितने भी स्टॉक्स होते हैं, वो आगे चल के आने वाले महीने में वो बेटर परफॉर्मर होते हैं। ये एक पहला। सेकेंड, मंथ का कोई भी पीरियड में, जैसे हम अभी 11 दिसंबर से रेफरेंस ले रहे हैं, तो 11 दिसंबर का रेफरेंस के हिसाब से जो भी स्टॉक्स अभी तक पॉजिटिव डिफरेंस नहीं दिए हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें एचर मोटर हुआ, या यहाँ पे हुआ बजाज फाइनेंस हुआ, ये सारे स्टॉक्स जो अभी तक पॉजिटिव डिफरेंस नहीं दिए हैं, या एक्सिस बैंक हुआ जो जस्ट 2 रुपया का डिफरेंस दिया है, ये सारे स्टॉक्स बाकी के जो महीना बचा हुआ है उसमें परफॉर्मर बनेंगे, इंडेक्स कंट्रीब्यूटर बनेंगे। यानी कि इनमें इन स्टॉक्स में अभी तेजी आएगा बाकी स्टॉक्स के तुलना में। तो ये दोनों कंक्लूजन आपको मिलता है, ये दोनों कंक्लूजन से आप इसको जो निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात आ जाता है, जब भी आप कोई निवेश करते हैं, आपने बहुत सारे स्टोरी सुने होंगे, यानी कि आप देख रहे होंगे बड़े बड़े जो निवेशक है जिनका नाम आता है हर वक्त, राकेश झुनझुनवाला जी। आप बोल रहे हैं कुछ दिन पहले उनका एक आर्टिकल आया, उनका प्रॉपर्टी जो है, जो उनका इन्वेस्टमेंट जो है, उनका अभी हो गया 15,000 करोड़ का वैल्यू हो गया। बहुत बढ़िया है। तो क्या वो ऐसे ही निवेश करके भूल जाते हैं कि हाँ 15,000 करोड़ हो गया, अभी सो जाओ, कुछ नहीं, वो 50,000 करोड़ का होगा? या 15 से 5 जाता है तो 10,000 करोड़ का 15, जब भी मार्केट गिरता है उनका 5,000 का लॉस, 5,000 करोड़ का लॉस हो गया, मार्केट बढ़ गया वो 20,000 करोड़ का हो गया। तो क्या वो 4-5 हजार करोड़ का ऐसे लॉस होने देते हैं, फिर जब बढ़ गया उसको खुश होते हैं? ऐसे ही होते रहता है वो न्यूज आर्टिकल के जैसा? ऐसे तो होता नहीं होगा, क्योंकि वो तो इतने बड़े निवेशक हैं, तो कुछ तो सोच रहे होंगे कि वो ऐसे अपने अपॉर्चुनिटी 5,000 करोड़ का ऐसे दे देंगे। तो ये तो कुछ तो कुछ कर रहे होंगे। इसी तरह का सोच आपको डालना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। जो मेरे दूसरे पार्ट ऑफ जो प्रेजेंटेशन रहेगा उसमें मैं उसका हेजिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बताऊंगा। तो अभी ये जो सेकेंड पॉइंट मेरा था, हाई बाइंग लो, कम वैल्यू में खरीदना, बड़ा वैल्यू में बेचना, ये ग्रोथ मार्केट में नहीं काम करता है। तो ग्रोथ स्टॉक क्या होता है, वैल्यू स्टॉक क्या होता है, ग्रोथ मार्केट क्या होता है, वो समझ लेते हैं। ग्रोथ स्टॉक वो एक ऐसे स्टॉक होता है जिसमें प्रोपोर्शनली हायर रिटर्न्स मिलेगा,
इंडेक्स के तुलना में। अगर इंडेक्स 1% जाता है तो उसमें से 2% आ सकता है ग्रोथ स्टॉक्स। तो कैसे कैलकुलेट करें? जितने भी स्टॉक्स में बीटा हाइज है वो सब ग्रोथ स्टॉक्स में दिया जाता है, यानी कि उसमें से प्रोपोर्शनेटली हायर रिटर्न्स आएंगे। एंड कुछ होते हैं वैल्यू स्टॉक्स, यानी कि स्टॉक्स में वैल्यू है, उनका जो पीयर कंपनीज है वो तो सब रन ऑफ हो गए बट वो नहीं बढ़ गए, तो उनका बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, उनका पीयर कंपनीज बढ़ गए वो बढ़े नहीं है। कुछ मैनेजमेंट के डिसीजंस होंगे, कुछ बिजनेस के ऐसे शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स होंगे जिसका सॉल्यूशन के लिए मार्केट वेट किया होगा, या मार्केट का कुछ ऐसे कंडीशंस होगा जो वो इंडस्ट्री का पर्टिकुलरली वो सेक्टर नहीं, वही पर्टिकुलर स्टॉक्स को इंपैक्ट कर रहा होगा। तो वहां पे वैल्यू एंड ग्रोथ स्टॉक्स का डेफिनेशन ये हो जाता है। दूसरा एक चीज आता है हमारा दूसरा एक चीज हमारा ये आता है, ग्रोथ मार्केट क्या है, इंडिया को क्यों ग्रोथ मार्केट माना जाता है, ग्रोइंग मार्केट। कभी भी ये चीज अगर आपको बताया जाए, क्या इंडिया एक वैल्यू मार्केट है या ग्रोथ मार्केट है, तो हर वक्त ये सिचुएशन जाता है ग्रोथ मार्केट। क्यों ग्रोथ मार्केट क्यों इसको बोला जाता है, वैल्यू मार्केट क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे पीपल टू मार्केट पार्टिसिपेशन, जितने भी हमारा लोग हैं देश में, जितने भी कमाने वाले लोग, जो लोग कुछ ना कुछ काम धंधा करते हैं, पीपल टू मार्केट रेशियो में अगर देखा जाए हम बहुत कम में है। यानी कि हमारा 140 करोड़ का जो आबादी है, इसमें से अगर आप 40% लोगों को भी मानते हैं कि ये लोग काम करते हैं, कमाते हैं, बाकी का 60% रिटायर्ड लोग हैं, बच्चे हैं, वो सब मानते हैं, फिर भी हमारा जो टोटल इन्वेस्टर है 7 to 8 करोड़ से ज्यादा नहीं, तो बहुत हम कम लेवल में है, यानी कि 10% भी हम अभी तक अचीव नहीं किए हैं। इसके बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट्स के जो फिलोसॉफी है इंडिया में, लैंड एंड बिल्डिंग का बहुत दिन तक था, गोल्ड बहुत दिन तक था, अभी वो माइंडसेट थोड़े थोड़े शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी मार्केट में गिरावट आ जाता है, कुछ नया निवेशक आ जाते हैं। अभी आप तो फिलहाल अभी बहुत सारे न्यूज़ेस आप पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे ये भी बताया गया था रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर वो लोग आए, कुछ निवेश किए, कुछ पैसा बनाए, मार्केट जब गिरा, तो रॉबिनहुड उनको बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, कभी एक अपॉर्चुनिटी मिला तब एंट्री करें। तो जब एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन उनको देखने के लिए मिला, एक हाँ मिल गया, 20% का मार्केट में गिरावट आ गया है, थोड़ा सा निवेश कर लेते हैं, डीमैट अकाउंट खोल के, ट्रेडिंग अकाउंट खोल के, तो इस तरह के नया निवेशक आते रहते हैं। तो इसीलिए नया निवेशक आने का चांसेस इंडिया में ज्यादा है, इसलिए इसको ग्रोथ मार्केट बोला जाता है। यहाँ पे कभी भी एक सप्लाई साइड का प्राइस प्रेशर अगर आएगा वो टेम्पररी रहेगा, क्योंकि नया निवेशक उसमें इमीडिएटली एंट्री कर जाएंगे। एंड नया निवेशक लाने के लिए बहुत सारे जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम्स है, हमारा म्यूचुअल फंड सिस्टम्स हुआ या स्टॉक मार्केट का जो डिजिटलाइजेशन हुआ, ये सब बहुत एडवांस स्टेज में है इंडिया में। इसके कारण से भी लोग आने वाले दिनों में इसमें से ज्यादा निवेश करेंगे। एक बार सोच लीजिए, अगर आपका पॉपुलेशन का अर्निंग पॉपुलेशन का 8 करोड़ निवेशक से अगर 20 करोड़ निवेशक अभी आ गए, तो क्या डिमांड रहेगा। जो भी स्टॉक्स आप 100 रुपया में अभी देख रहे हैं, शायद आपको 100 रुपया में वो देखने के लिए भी नहीं मिलेगा, शायद। तो इसी तरह से मार्केट का ग्रोथ हुआ है। जब आपका इंडेक्स 5000 में था, उस समय में जो हमारा निवेशक थे लगभग वो 1 से 1.5 करोड़ थे। अगर आप 11 साल का हिस्ट्री देखें, ये लगभग 1 से 1.5 करोड़ से 8 करोड़ हो गए। दैट इज 800% ऑफ ग्रोथ, 800% ऑफ ग्रोथ हुआ है। तो इसको ग्रोथ मार्केट ही माना जाता है। यहाँ पे बाइंग लो एंड सेलिंग हाई का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जो लो आप आज देखे हैं शायद वो लो कभी भी नहीं आएगा, या जो हाई आप अभी देखे हैं वो आगे चल के ईयरली लो भी बन सकता है। तो ये एक बहुत बढ़िया मार्केट है, इसमें आपको ये भी सोच के चलना पड़ेगा। आने वाले जो
10-15 साल में मैं एंटिसिपेट नहीं करता हूं कि इंडिया में कुछ ऐसे होगा। अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हुए, एक बड़ा वार हो गया, कुछ ऐसे नेचुरल कैलामिटी हो गया, तो उस समय में सिचुएशन अलग है। बट इस तरह का अगर कुछ हुआ नहीं, तब इंडिया में, जो भारत में हमारा, इस तरह का सिचुएशन आएगा नहीं। तो ये भी देख के चलिएगा। दूसरा, अभी ये आ जाता है, आप लोग जब इन्वेस्ट करते हैं, बहुत लोगों का अभी फिलहाल बहुत सारे क्वेरीज आया, बहुत लोगों का बहुत सारे ईमेल्स भी आए, मैसेजेस भी आए। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, अभी सर मार्केट बहुत ऊपर में है, हम क्या करते हैं 10 स्टॉक्स ले लेते हैं, अभी 10 लाख है, सब में 1-1 लाख लगा देंगे। पूरा बड़ा, जो जिसको बोलते हैं सबसे बड़ा बेवकूफी और सबसे बड़ा मिस्टेक वही होता है। मेजोरिटी वही करते रहते हैं। वो कभी भी मेजोरिटी ऑफ जो भी आप निवेश करते हैं, आप हर वक्त ये सोचते रहते हैं, पूरा एक स्टॉक्स का लिस्ट बना दो, 100 कंपनी का स्टॉक्स बना दो, इन्वेस्ट कर लिए, तो अब जाके हम सक्सेस रहेंगे, कि किसी न किसी में तो आएगा, ऐसे ही सोच लेते हैं। ऐसा होता नहीं। इन्वेस्टमेंट जब भी आप करें, क्वालिटी कंपनी में कीजिए, 1-2 कंपनी में कीजिए, एंड उसमें आप हेजिंग भी शुरू कीजिए। उसमें क्या होगा, आप मनी मैनेजमेंट भी रहेगा साथ में। तो यहाँ पे ये बताए, मैं बताने जा रहा हूँ, हाउ टू हेज योर इन्वेस्टमेंट फॉर इनिशियल फ्यू मंथ्स। आप लोगों में से बहुत लोग जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे होंगे, एनएफओ आ रहा है, अभी एनएफओ का बात भी हुआ था। अगर आप आपका एडवाइजर को बोले, आप मुझे बोल रहे हैं ये एनएफओ में 10 रुपए में लगा दो, मार्केट अभी ऊपर में है, अगर मार्केट गिर गया तो मेरा ये 10 रुपया तो 5 रुपया हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। तो आपका एडवाइजर बोलता है नहीं नहीं, ये जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, ये पहला 5-6 महीना हेज करते हैं। आपको जो भी, जितने भी बड़े बड़े एडवाइजर है, सब बोलेंगे नहीं, 5-6 महीने के लिए तो आपको कोई रिस्क नहीं है, वो हेजिंग हो जाएगा, वो हेजिंग करके रखते हैं, आपको बड़ा रिस्क नहीं आएगा। एनएफओ का आपका 10 रुपया का जो रिस्क है, वो 10 रुपया अचानक 50% उसमें गिरावट नहीं आएगा। तो ये जो चीज आता है यहाँ पे, इनिशियल पीरियड में हेजिंग होता कैसा है एंड क्यों किया जाता है। ये इसलिए होता है, जो डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम है, कोई भी निवेशक उसको 100% स्टडी नहीं कर सकता, 100% उसको जानना मुमकिन नहीं है। आप ये नहीं जा सकते कि मैं अभी खरीदा एंड कल से वो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, या मैं अभी बेचा कल से ये स्टॉक नीचे गिरना चाहिए, ऐसे होगा नहीं। क्योंकि मार्केट कभी भी कोई असम्पशंस को मानता नहीं है। मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई इतने वास्ट है, इसको जानना इम्पॉसिबल है। तो इसमें दूसरा वे क्या होता है, हम इसमें थोड़ा हेजिंग लेके चले, एंड कुछ एग्जांपल्स भी मैं दिखाऊंगा हेजिंग से कैसे प्रॉफिट बनता है। तो यहाँ पे जब भी आप हेजिंग करें इन्वेस्टमेंट का, जब जो 150 शेयर खरीदते हैं, उनको कुछ ये कंसेप्ट काम का नहीं है। जिन लोगों का थोड़ा निवेश ज्यादा है, वो लोग कैसे करें। पहला, जब भी आप कोई स्टॉक्स, मान लीजिए आपने 3000 क्वांटिटी एसबीआई का खरीदे, एसबीआई का खरीदे जो 1 लॉट होता है फ्यूचर में, तो ये लगभग आपका 7 लाख का हो गया वैल्यू, 7 लाख का निवेश हो गया। इसको अगर आप हेज करना चाहें, आप एक ओटीएम, आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस को बेचे, जिसका डेल्टा 0.25 होगा, एंड एक ओटीएम पुट खरीदे जिसका डेल्टा -0.25 होगा। तो यहाँ पे आपका 50% हेज हो जाएगा, इसमें 0.25, ये 0.25। क्यों? तो यहाँ पे 0.25 में जब आप हेज करते हैं, तो ये माना जाता है आप एक लगभग एक 25% का रिस्क को मैनेज किए, 25% का रिस्क को मैनेज किए। तो कैसे करें? तो इस केसेस में क्या होगा, अगर आप देखें डेल्टा, जो भी हमारा ऑप्शन स्कैनर वैनर यूज करते हैं, उनको पता है कि एक स्कैनर, जो हमारा ऑप्शंस का जो टूल्स को जो लोग यूज करते हैं, उनको पता है एक ग्रीक स्कैनर दिया गया है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको पूरा आ गया, ग्लिक सब डेल्टा वेल्टा आ गया। अभी अगर आप गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निवेश करना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। आपने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को खरीद लिया 125 रुपया में, इसका जो भी लॉट साइज है 6100 का लॉट साइज है,
यही क्वांटिटी में अपने इक्विटी में खरीद लिया, फ्यूचर में नहीं, इक्विटी में खरीद लिया, ये निवेश हो गया। अभी आपको क्या करना है 0.25 का, यानी कि आपको 140 का कॉल ऑप्शन, 0.25 का यहाँ पे 135.40 आ रहा है, 35 बेच दीजिए, एक 135 का कॉल ऑप्शन को बेच दीजिए। इसका हो गया 0.3 का डेल्टा। एग्जैक्ट 0.25 नहीं मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस भी होगा। एंड उस समय में आपको वही 0.30 का यहाँ पे आ रहा है 22 रुपया 50 पैसा का, एक 3 रुपया 60 पैसे में आप खरीद लीजिए एक लॉट, एक पुट। तो यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट एक 60% का रिस्क को मैनेज किए। तो इसी तरह से आपको हेजिंग करना पड़ेगा जब भी इक्विटी खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, मैंने इक्विटी खरीदा, ये कॉल को बेचा, एक पुट को खरीदा, तो यहाँ पे तो मार्जिन लगेगा, मार्जिन आएगा कहां से? तो जो स्टॉक्स आप खरीदे हुए हैं उसी स्टॉक्स को आप मार्जिन प्लेस मॉडल में रख के उसी स्टॉक्स का जो वैल्यू है उसी का मार्जिन को यूज कर सकते हैं। आपका कोई फ्रेश कैपिटल लगाना जरूरी नहीं है। तो इसमें से हर वक्त एक हेजिंग रहेगा वो पोजीशन में, एंड वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा, बाई स्टॉक सेल फ्यूचर, एंड ये फ्यूचर प्रीमियम में होना चाहिए, एंड उसके साथ में ओटीएम कॉल ऑप्शंस बाई कीजिए 0.35 डेल्टा का मल्टीपल लॉट में, एक एक लॉट नहीं, फ्यूचर को बेचे, उसमें से आ गया -1, ओटीएम कॉल ऑप्शंस आप 0.35 डेल्टा का खरीदेंगे, 0.5 का भी ले सकते हैं, 2 लॉट या 3 लॉट आएगा तो 3 लॉट आपका खरीद रहेगा। ये ट्रेंडिंग मार्केट में बढ़िया काम करता है। जब ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं रहा तब ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स देगा। इसका एग्जांपल्स कुछ मैं दिखाऊंगा। तीसरा, बाई स्टॉक विथ क्रेडिट कॉल स्प्रेड इन इंडेक्स। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा सा इंडेक्स कंट्रीब्यूशन फैक्टर लगा के थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल अगर आप देखें, यहाँ पे मैं क्लियरली ये प्रेजेंटेशन में दे दिया। मान लीजिए आपने एसबीआई खरीद रहे हैं, उसका 295 का कॉल ऑप्शन को बेचिए, एक 260 का पुट ऑप्शन को खरीदिए। अगर क्वांटिटी आपका 3000 का है तो, नहीं तो नहीं। तो इसमें क्या होगा, आपका हेजिंग कॉस्ट रहेगा सिर्फ 1 रुपया 45 पैसा। बट अगर एसबीआई करेक्ट हो जाता है, अगर गिर जाता है 260 से कम, तब आपको क्या होगा, ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। यहां से 260 से नीचे वाले जितने भी आएगा वो आपको फायदे में रहेगा। अगर 250 हो गया, 240 हो गया, 230 हो गया, ये हेजिंग से उठ जाएगा। नहीं तो अगर ये 295 हो जाता है, कुछ प्रॉफिट लेके आप आ जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। लगभग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हर लोग वो 10-15% प्रॉफिट में ही निकल आते हैं, कोई 70-80% के लिए रखता नहीं है, मेजोरिटी ऑफ जो इन्वेस्टर्स होते हैं। तो दूसरा, जो अगर वही तरह का एग्जांपल मैंने दिया, इक्विटी को खरीदो, एक फ्यूचर बेच दो, उसके साथ में 285 का कॉल ऑप्शन 3 लॉट ले लो, यानी कि 0.35 डेल्टा का। तो ये भी एक मेथड है। तीसरा, जो यहाँ पे मैंने बताया, एसबीआई खरीद लो, एंड एक क्रेडिट कॉल स्प्रेड निफ्टी में बना दो। अगर निफ्टी में, बट यहाँ पे देखना पड़ेगा आपका निफ्टी कंट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है, यानी कि अगर निफ्टी में गिरावट आ गया तो जो ये जो क्रेडिट आपको मिला है, ये 12,500 का कॉल बेचे, 13,000 का कॉल खरीदे, इसमें से लगभग आपको 450 रुपए के आसपास में क्रेडिट मिला होगा। ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट आपका पूरा पूरा का पूरा हो जाएगा, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ये कन्वर्सन आपको बड़ा फायदा भी देगा, बड़ा फायदा भी देगा। यानी कि यहाँ पे जो गिरावट आएगा, मान लीजिए यहाँ पे एक 20% का आ गया, 10% का आ गया, 70,000 रुपया चला गया, इसमें से 28-30,000 का रिकवरी हो गया। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सोच के करना पड़ेगा, एंड यही क्रेडिट स्प्रेड को आप बढ़ाते जाइए। अगर 450 का क्रेडिट लिए हैं, मार्केट ऊपर चला गया, फिर से 450 का कोई दूसरे स्ट्राइक में क्रेडिट ले लीजिए। ऐसे ही आपका एसबीआई ऐसे रहा, ये क्रेडिट भी बढ़ते गया, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन फैक्टर को देखना पड़ेगा। जो ज्यादा कंट्रीब्यूटर है निफ्टी में, उसी के साथ में इन्फोसिस हुआ, या आपका आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, रिलायंस हुआ, उन स्टॉक्स में अगर आप निवेश करते हैं कोई भी लेवल में, ये क्रेडिट स्प्रेड के साथ में वो फायदा रहता है। तो ये हो गया आपका
तीनों तरह का हेजिंग का, इसका भी मैंने दिखाऊंगा आपको कुछ प्रूफ्स। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक प्रूफ यहाँ पे है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये मेरा खुद का कॉन्ट्रैक्ट है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2 लॉट्स का निवेश मेरा था 90 रुपया में। हालांकि वो 90 से ही वो हेज होके चल रहा है, तो अभी 125 हो गया। तो जब ये 90 रुपया में था, 90 से उसका 90 तो हो रहा था, वो नवंबर का जो प्राइस है, नवंबर में मैंने इसको 101 रुपया में बेचा। 90 में खरीदा है, फ्यूचर को बेच रहा हूं 101, यानी कि मेरा 11 रुपया का प्रॉफिट। ये जो भी क्वांटिटी है 12,200, ये 11 रुपया का प्रॉफिट अभी यहाँ पे कैप हो गया, यानी कि ये प्रॉफिट 11 रुपया मेरे से कोई ले नहीं सकता। तो ये 11 रुपया का प्रॉफिट मेरे पास में आ गया, मैं इसको रख लिया, यहां से इसको प्रोटेक्ट कर लिया। इसके साथ में मैं क्या हेज कर रहा हूं, जो 0.35 का डेल्टा था, तो यहाँ पे 0.35 का मिला नहीं, यहाँ पे जो भी मिला 120 का कॉल ऑप्शन 4 लॉट, यानी कि यहाँ पे 2 मल्टीपल लॉट लेना है, 4 लॉट लिया गया 1 रुपया 35 पैसे में। तो ये 9 दिसंबर को यही कॉल ऑप्शंस को बेचा जा रहा है 6 रुपया 60 पैसे में, यानी कि अभी जो हुआ 6 रुपया 60 से 1 रुपया 35, 5 रुपया 40 पैसा, यानी कि 10 रुपया 80 पैसे के आसपास मुझे मिल गया। 10 रुपीज 80 पैसा मैंने ऑप्शंस में कमा लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 101 में बेचा था, इसमें से 10 रुपया 80 पैसा जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 111 रुपया 80 पैसा, यानी कि जो मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, इसको 101 में अगर बेच के आ जाते हैं तो आपको 11 रुपया मिलेगा। यहाँ पे इसका बेस बढ़ गया 11 रुपया, यानी कि मेरा अभी 90 से 111 रुपया 80 पैसे तक मेरे प्रॉफिट कैप हो गया। आगे चल के इसको 130 में कीजिए, 40 में कीजिए, उसको भी हेजिंग कीजिए, फर्दर अप मूव जाता है तो ये बेस आपका बढ़ते जाएगा, 111, 115, 120 ऐसे बढ़ते 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 जाएगा। आपको पोजीशन क्लोज करना नहीं है, क्योंकि इक्विटी में बढ़ रहा है वो प्रॉफिट। यहाँ पे जो भी हो रहा है, इसमें से प्रॉफिट एडिशंस हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घट रहा है। मान लीजिए ये गया 150 या 160 गया, वहां से रिट्रेसमेंट होने लगा। ये चाहे आपको 4 महीने लगे, 3 महीने लगे, 5 महीने लगे, 150 हो गया है, 150 से ये रिट्रेस्ड होना लगा। तब तक अगर 3 महीना बेच चुका है, हर महीने में 10-10 रुपया अगर वैल्यू एडिशन करके आप जा रहे हैं, आप गेल चल रहा होगा 150 में, आपका वैल्यू जो होगा, वैल्यू होगा 135, यानी कि 90 से 135 तक आपने हेज कर लिया। अभी यहां से मान लीजिए ये गिरावट शुरू हुआ, 100 तक आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो फ्यूचर्स में जो भी है उसको प्रॉफिट बुक कर लीजिए फिर से, नहीं तो कॉल्स को रोटेट करते जाइए। तो इस प्रोसेस में आपका प्रॉफिट भी एनहांस होते जाता है। एंड कभी कभार अगर आपको लगता है कि नहीं अभी बेच के आ जाते हैं, तो आप निकल भी सकते हैं। दूसरा भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा, जहां पे टाटा स्टील्स का भी है, मैंने यहाँ पे उसको डिस्कस करूंगा। ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है। आप लोग क्या करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कुछ खरीद लिए स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स हो या नॉन क्वालिटी स्टॉक हो, एक साथ में बेच के बाहर आ गए। और ये बोलते हैं सर मैंने तो 10% का प्रॉफिट में बेच दिया, जब मैं खरीदा था 5 महीना वेट किया, वो 10% का प्रॉफिट में मैंने बेच के आ गया। मेरे बेचने के बाद में जस्ट 10 दिन में स्टॉक में 25% का रैली आ गया। बहुत लोग बोलते हैं 25% का रैली हो गया, तो ये मुझे लगता है कि मैं बुद्धू बन गया यहाँ। तो ये आपका गलती नहीं है, ये मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स जो प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं जानते हैं, वो लोग ऐसे करते हैं, मेजॉरिटी। तो यहाँ पे आपको ये करना है, अगर मेरा कोई प्रॉफिटेबल पोजीशन है, उसमें अगर प्रॉफिट एनहांस हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, तो कोई
बुरा बात नहीं है, बढ़ेगा। अगर आपको कोई नया स्टॉक्स को ढूंढना नहीं पड़ा, वही पोजीशंस में प्रॉफिट अगर आप बढ़ा दिए तो अच्छा है। तो प्रॉफिट बढ़ाए कैसे, उसका दो प्रोसेस रहता है। कोई व्हाट करेक्ट टाइम क्या होता है प्रॉफिट बुकिंग का, ये भी जानना जरूरी है। करेक्ट टाइम, तो कोई भी, जैसे मैंने बताया, निवेश करने के लिए कोई करेक्ट टाइम नहीं है, उसी तरह से आपको प्रॉफिट बुकिंग का भी कोई करेक्ट टाइम नहीं है। आपका एक खुद का स्केल, यानी कि 10% गेन आ गया, अभी मैं हेज करते जाऊंगा, 5% गेन आ गया, मैं हेज करते जाऊंगा। तो प्रॉफिट आप पीरियडिकली लेते जाइए। प्रॉफिट एक ऐसा चीज है कि आप इसको लेते जाइए। आप एक पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ लगाते हैं, उसमें फल आया, क्या एक साथ में सब तोड़ के खा जाते हैं, सब आप प्लग कर लिए खा लिए? ऐसे तो होता नहीं है। थोड़ा सा फल तोड़ते हैं। आम का पेड़ लगाए, 5 आम घर उसमें तोड़ लिए, हाँ ये मैच्योर हुआ है, इसको लेके खा लेते हैं, उसके बाद में और 5 तोड़ लिए। ऐसे ही आप करते रहते हैं। वही प्रोसेस को आपको यहाँ पे भी रिपीट करना पड़ेगा। यानी कि इसका दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस ये है कि जब भी आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट्स, आपका जो कंफर्ट लेवल है प्रॉफिट का आ गया, यानी कि आपने मान लीजिए 300 रुपया में आपने कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हैं, ये 400 हो गया, यानी कि 100 रुपया बढ़ोतरी आ गया। ये जो 300 से 400 यानी कि 100 रुपया का जो डिफरेंस है, ये 100 रुपया, मान लीजिए आपने 10 शेयर खरीदे हैं यहाँ पे, तो ये 3000 में खरीदे थे, यहाँ पे ये हो गया 4000। तो 3 से 4000 जो 100 रुपया डिफरेंस है, यानी कि 1000 रुपया का जो प्रॉफिट है, वही 1000 रुपया आप निकाल लीजिए, यानी कि 2 शेयर ही बेच के 800 रुपया निकाल लीजिए, बाकी का 8 रहने दीजिए। ये निकालने के बाद में आपका बेस प्राइस को आप इंक्रीज कर दीजिए 50%। तो 50% कैसे इंक्रीज किए? आपको 100 रुपये का फायदा मिला। जो पहला 10 शेयर आपने खरीदे थे, अभी आपके पास में 8 शेयर बचा हुआ है। 8 शेयर एक्चुअली खरीदा गया है 300। अभी आप ये कीजिए, इसका बेस प्राइस हो गया 350, यानी कि 100 रुपया जो गेन है उसका 50% 350। ये 350 से जब ये फर्दर 450 जाएगा, तो मैं यहां से प्रॉफिट इसका कैलकुलेट करूंगा। 100 रुपया, 8 शेयर का 800, तो मैं और 2 शेयर बेच सकता हूं। इसी तरह से आप पार्शियली प्रॉफिट बुक करते जाइए, एंड स्लोली 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 आप इसको प्रॉफिट बुक करते जाइए। इस प्रोसेस से ही आपको फायदा मिलेगा। इस प्रोसेस से ही आपको फायदा मिलेगा। एट ए टाइम प्रॉफिट बुक मत कीजिए। तो ये एक बहुत बढ़िया मेथड है, क्योंकि 350 आपका बेस बना, तो उसी से ही आपको चलेगा। अगर 350 आ गया, वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसा है। तो अगर मान लीजिए ये 450 नहीं गया, 350 आ गया, आपने 400 में बुक किए थे, अभी बेस प्राइस आपने बना दिए 350, अभी 350 ये गिर गया, तो आपको पूरा का पूरा निकल आइए, क्योंकि कुछ तो पूरा प्रॉफिट जाने मत दीजिए। ये भी एक चीज होता है। अगर स्टॉक में एक बड़ा गिरावट आ गया विदाउट एनी नोटिफिकेशन, तो कुछ कर नहीं सकते। स्ट्रक्चरल मार्केट में ये काम करता है, बट इसमें कोई इतना बड़ा दिमाग लगाना जरूरत नहीं होता है। दूसरा जो मेथड है, जो एक बहुत बढ़िया मेथड है, ये वेरी फ्रिक्वेंटली मैं भी करता हूँ। बहुत लोग जो एक्सपीरियंस्ड एंड जो लोग होते हैं, एक यू कैन से, जो मार्केट में जो बड़े दिन से जुड़े हुए ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, वो लोग इस तरह का मेथड्स यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर्स को बेचा जाता है अगेंस्ट द इक्विटी, एंड उसके साथ में मल्टीपल ओटीएम्स, आउट ऑफ मनी ऑप्शंस लिया जाता है 0.35 डेल्टा का, यानी कि 2-3 लॉट कॉल ऑप्शंस रहते हैं। उसमें एक्सपेंसेस रहता है, यस एक्सपेंसेस आएगा, बट उसमें प्रॉफिट एनहांस होता है। मान लीजिए यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। मैं ना, मान लीजिए यहाँ पे, ये तो शुरू से ही इसका हेजिंग हुआ है, बट जो लास्ट एग्जिट प्रोसेस है उसी से देखिए। मान लीजिए 15 सितंबर में टाटा स्टील को मैंने खरीदा 1700 क्वांटिटी का, 405 में ये गिरा। 6 अक्टूबर में
फिर से मैंने 1700 क्वांटिटी खरीदा 373 में। हालांकि ये सितंबर का ट्रेड भी हेज्ड है, वो मैं दिखा नहीं रहा हूं, ये इक्विटी का है, ये बाई कर रहे हैं हम। तो दोनों को अगर आप मिला दें, ये लगभग मेरा 393 का बाइंग प्राइस आएगा, 393 94 का आएगा। तो यहाँ पे ये स्टॉक्स क्या हो रहा है, 6 नवंबर को दिख रहा है कि हाँ 428 हो गया, 428 हो गया, यानी कि मेरा जो ओरिजिनल निवेश है यहां से मुझे 15-17% का गेन आ रहा है। तो अगर सोचे, हाँ लगभग एक 12 लाख, यहाँ पे 13,20,000 का, ये 14,50,000, यानी कि 1.5 लाख का प्रॉफिट अभी है। तो क्वेश्चन ये आता है 1.5 लाख बुक करके आ जाओ, नहीं तो इसको एनहांस करो। अगर मैं इसको 6 नवंबर में बेच देता तो मुझे गेन मिलता कितना, 1.5 लाख, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे क्या किया गया, मैंने फ्यूचर को बेचा, वही क्वांटिटी 3,400, 428, यानी कि ये 1.5 लाख जो मेरा फायदा है, इसको मैंने कैप कर दिया। हाँ, ये 1.5 लाख तो किसी ना किसी वे में मिलना है। उसके साथ में कुछ पुट्स बेचे गए, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3-3 पुट्स बेचे गए। जो मेजर है 480 का कॉल ऑप्शंस लिए गए, मल्टीपल लॉट में लिया गया, 480 के कॉल ऑप्शंस लिए गए। लेने के बाद में इसको रखा गया, ये बढ़ के आया 476 रुपया 80 पैसा। उस समय में मैं सोच रहा हूं ये सारे के सारे ट्रेड को बंद कर दो, सारे के सारे ट्रेड को क्लोज कर दे तो क्या मिलेगा। ये जो हेजिंग आप देख रहे हैं ये सारे क्लोज हुए। तो यहाँ पे 427 से ये बेचा गया था 476 रुपया 80 पैसा, इसमें से लॉस लगा, यानी कि 14,55,000 का बेचा गया था। ये लगभग आ रहा है 16,20,000, 14,55,000 से 16,20,000 का बेचा गया, यानी कि 14,55,000, 16,20,000 अगर मैं यहाँ पे करूं तो यहाँ पे 5 रहा, 11 से 5 गया तो 6, यहाँ पे 5 से 4 गया 1,65,000 का लॉस। यही 1,65,000 इक्विटी में ऐड हो रहा है, यानी कि सेम वैल्यू में तो हेज हुआ है, जो 1.5 लाख मिल रहा था वो तो मिल रहा है, उसमें से प्लस हो रहा है 1,65,000, सॉरी ये 65,000 का ये हो रहा है। यानी कि अगर मान ले ये 1,65,000 इक्विटी में जुड़ रहा है, वही 1,65,000 यहाँ से लॉस में जा रहा है, प्लस और माइनस इक्वेट होते हैं। बट जो हेजिंग वाले कंपोनेंट है, 480 के कॉल, 380 के पुट जो भी हेज किए गए थे, ये सारे को मिला दे तो यहाँ पे 1,08,000 का एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो अगर आप देखें तो जो 1,50,000 का प्रॉफिट मिल रहा था उस समय में, यानी कि 6 नवंबर को, वो 1,50,000 तो रहा, इसमें से 1,08,000 जुड़ गया। तो ये तो कोई बुरा बात नहीं, जो प्रॉफिट अगर आप बेचते तो निकल के आ जाते, तो यहाँ पे रखे तो ये 1,08,000 का मिला। यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि आप उसको क्लोज करके आ जाए, आपका बेस तो बढ़ गया, अगर चाहे तो फर्दर आप उसको खर्च कर सकते हैं, तो उसका एनहांस किया जा सकता है इक्विटी होल्डिंग का, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को यूज करके। मान लीजिए ये सारे लेने के बाद में अगर ये गिर जाता, कुछ नहीं, वो जो हेजिंग वाला जो कॉस्ट है वो चला जाता, वो जब 22-30,000 का कुछ चला जाता, एंड यहाँ से 1.5 लाख का फिर से अगर ये रिट्रेस हो जाता 400 के आसपास में, कोई बुरा बात नहीं है, वहां से जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट आ जाता, ऑप्शंस का हेजिंग्स में कुछ लॉसेस हो जाता, फिर भी आपका 80% के आसपास प्रॉफिट आपका पॉकेट में आ जाता। तो इस तरह से अगर 1-2 बार किया जा सकता है, 1-2 बार अगर किया जा सकता है तो क्या होता है, आपका सेम इन्वेस्टमेंट, वही निवेश से प्रॉफिट बढ़ सकता है। ये एक चीज बड़ा ध्यान रखिएगा, कभी भी एक साथ में प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा। अगर यहाँ पे एक 12 लाख के आसपास में आपका निवेश हो रहा है, 13 लाख के आसपास में निवेश हो रहा है, उसको ऐसे छोड़िएगा मत, उसको निवेश जिस दिन हुआ उसी दिन से इसमें से हेजिंग होना चाहिए।
होना चाहिए। सितंबर में लिया गया, आप देख रहे हैं सितंबर में एक लॉट लिया गया, ये भी हेजिंग किया गया इसके साथ में। अक्टूबर में दिखा रहा है ये 373 में आया, दूसरा लॉट ले आ रहा है 373। ये जो 25 या 30 रुपया का जो लॉसेस यहाँ पे हुआ, ये लॉसेस मैं एक्सेप्ट नहीं किया हूं, ये लॉसेस से एक 20 रुपया से ज्यादा रिकवर किया गया है उस समय का हेजिंग में, सितंबर का हेजिंग में। एंड अक्टूबर में फर्दर एडिशंस किया गया, अक्टूबर में भी उसका हेजिंग करके रखा गया, उसमें से कुछ रिकवरीज हुए। नवंबर में फर्दर दिया गया। हाँ, नवंबर में मैंने सोचा कि इसको अभी बंद कर दो, अगर टेक्निकल बैकआउट देता है 500 के ऊपर में तो देखेंगे। 500 के ऊपर में गया, फिर से भी एंट्री लिया गया, जो 600 के आसपास में भी आया, तो बहुत बढ़िया भी प्रॉफिट किया। तो निवेश जब भी करें, इसका कोई टाइम नहीं आता है, वो जब भी 300 रुपया में आएगा तब जाके इन्वेस्ट करूंगा। इसको 700 रुपया 800 रुपया में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हेजिंग का कॉन्सेप्ट को इसके साथ में क्लब करते हैं, आप किसी भी समय में निवेश कर सकते हैं। ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं है, इस तरह से बहुत सारे टेक्निक्स है जो आप अपने निवेश के साथ में जोड़ सकते हैं। जैसे कि कल एक पार्टिसिपेंट ने बताए थे, क्या मैं निफ्टी का बीज, जो बीज होते हैं, इसको खरीद के निफ्टी में इस तरह का हेजिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं। कोई भी ये नहीं है, बैंक निफ्टी इसका बीज खरीद के बैंक निफ्टी के साथ में हेज कर सकते हैं। आप हेज कर सकते हैं एंड वो हेजिंग करना जरूरी है, क्योंकि जब आप यहाँ पे देख रहे हैं 15 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में लगभग एक 5 से 6% का गिरावट आ रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी क्यों जाने दें आपके हाथ से? देना कोई एक बुद्धिमानी काम नहीं है, उसको हेजिंग करके चलो। तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ पैसा आपको रखना पड़ेगा, सेपरेटली रखना पड़ेगा। एंड जो भी मार्जिन का रिक्वायरमेंट है, ये जो भी होल्डिंग से, इसको अगर 12 लाख का आप प्लेज मॉडल में चला जाते हैं तो 7-8 लाख का मार्जिन वहीं से मिल जाएगा। सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपको रखना पड़ेगा, कैश रखना पड़ेगा, जो आपको M2M शॉर्टफॉल या M2M रिक्वायरमेंट के लिए रखना पड़ेगा, जो आप देंगे। यानी कि यहाँ से आपने बेचे 476 हुआ, ये जो M2M हुआ, ये तो आपको हर रोज देना पड़ेगा। इक्विटी में तो आ रहा है, बट उसको तो देना पड़ेगा हर रोज, तो उसके लिए पैसा रखना पड़ेगा। तो ये भी एक बढ़िया मेथड होता है, इजी मेथड से। बहुत सारे यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ पुट्स भी बेचे गए हैं, तो आप कुछ पुट्स भी बेचे गए हैं, तो उस तरह का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी भी डाल सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्सिटी ना भी हो, ये सरल तरीके से भी कर सकते हैं। किसी को कुछ, एक बार सोचिए, जो लोग इसी मेथड में, यही मेथड को लीजिए, जो लोग मार्च 2020 में इसी मेथड को यूज करके निवेश किए होंगे, मार्च में गिरावट आ गया, बड़ा गिरावट चला, गिरावट जाके एक बॉटम फॉर्म हुआ, एंड एक बॉटम फॉर्म होने के बाद में चाहे 10,000 हो, चाहे वो तो गिरा था 12,000 में, 12,000 से लेके जब 10,000 में आ गया, मान लीजिए वो अपना फ्यूचर वाला पोजीशन को क्लोज कर देते हैं, तो उस केसेस में क्या होगा? आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घट गया, एंड जब वो बाउंस आए तो प्रॉफिट में बड़ा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ये भी आप देख के चलिएगा। सो निवेश जब भी होता है, उसको अगर आप हेज किए होंगे, अगर एक बड़ा एडवर्सिटी कुछ आ गया तो कुछ आपको होगा नहीं, तो उसके लिए आपको ये इतना काम तो करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। तो निवेश के साथ में हेजिंग्स भी रहने चाहिए। हेजिंग में कुछ कॉस्ट भी रहेगा। यहाँ पे 476 हो गया, बट आपको 476 का वैल्यू नहीं मिला, आपको मिला यहाँ पे लगभग एक 456 या 457 का, 457 के आसपास में वैल्यू मिला। तो हेजिंग के कारण से प्रॉफिट तो बढ़ा, बट ये जो रैली हुआ 476 तक, आपको यहाँ से 20 रुपया का घटा हो गया, क्योंकि वो हेजिंग के कॉस्ट में चले गए। तो ये चीज आपको थोड़ा सा घटा देगा, बट जो एट ए टाइम आप प्रॉफिट बुक करके आ जाते, उस तरह का जो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाता, उस तरह का सिचुएशन होगा। किसी को मैंने बताया, फिर से मैं ये दोहराता हूं, ये सारे न्यू प्रिंसिपल से इसको 1-2 बार देखिएगा,
एंड जब भी आप निवेश करें, एक दो काउंटर में जो एक लॉट का वैल्यू इसमें होता है, फ्यूचर में जिसका भी होगा, तो उस एक लॉट के वैल्यूज में भी कीजिएगा, तो आपको हेजिंग करने के लिए मौका मिलेगा, नहीं तो आप हेजिंग कर नहीं सकते। एंड ये सरल तरीका है, उसके अगर आपके स्किल के हिसाब से आप उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, वो हेजिंग कॉस्ट को निकालने के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वो सब अलग बात है, बट सरल तरीके से करें तो इस तरह से कर सकते हैं। एंड जब भी जो हमारा पेड प्रोग्राम के बारे में सुबह जो बिगिनिंग में बताया था, 19, 20, 26, 27 को है, यहाँ पे बहुत सारे हेजिंग टेक्निक्स ऑप्शंस के डिस्कशंस होंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं। एंड ये 2020 का लास्ट प्रोग्राम रहेगा। गुजरात रीजन से बिलोंग करते हैं, अगर प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो वो 9S जी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एंड नहीं तो चेन्नई से ही, ये नंबर चेन्नई का है, यहाँ से आप अगर संपर्क करें तो हम 9S जी का नंबर आपके साथ में उनको कांटेक्ट करवा देंगे, तो वो भी आपको प्रोडक्ट रिलेटेड चीज को समझा देंगे। स्मार्ट फाइनेंस के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बहुत हेल्प करता है। हाँ, इसके ऊपर में भी कुछ पेड प्रोग्राम्स बनेगा, ये जो भी कॉन्सेप्ट आपने देखे, इसका बहुत सारे एडवांस चीज को लेके एक पेड प्रोग्राम बनेगा। इस साल में तो नहीं, अगले साल में जब नया टॉपिक्स ऐड होंगे उस समय में भी ये टॉपिक इसी के ऊपर में भी एक प्रोग्राम बनेगा। ये तो 2 मॉडल आपने देखे, बहुत बढ़िया बढ़िया मॉडल है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए वो बढ़िया 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 मॉडल से उसको आप यूज कर सकते हैं। वो थोड़ा एडवांस सब्जेक्ट्स रहेगा, जो लोग नया है, बिगिनर्स है, वो थोड़ा इसको फॉलो करना उनके लिए इतने सरल नहीं होगा, क्योंकि वो टीवी चैनल देख के ही स्टॉक चॉइस करते हैं। उनको अगर बोले मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के स्टॉक चॉइस करो, स्टॉक्स को चूज करो, थोड़ा तो अगली लगेगा, पहले और लगेगा, तो इस तरह का भी होगा। बिजनेस करने के लिए हर वक्त मैं ये बोलता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग का जो प्रोफेशन है, ये एक बहुत सुटेबल प्रोफेशन है। यहाँ पे सिर्फ आप अपने एटीट्यूड को गैम्बलिंग एटीट्यूड से एक बिजनेस एटीट्यूड में बदल दीजिए। गैम्बलिंग एटीट्यूड क्या रहता है? कम लगाऊं ज्यादा फल जाए, 1 रुपया लगाऊं 50 पैसे का ऑप्शन खरीद लूं 5 रुपया हो जाए, वो गैम्बलिंग एटीट्यूड रहता है। हर रोज ये इंट्राडे करके हाई कट हुआ, लो कट हुआ, कितने आप अपने टेंशन को बढ़ाते हैं, आप लोगों को पता होगा। जो लोग ये करते हैं, कम करो, हेजिंग के साथ में करो, कम करो। वो फ्लोटिंग बिजनेस में कुछ फायदा नहीं है, कम करो। इंट्राडे करो, कम करो। निवेश करो, उसमें भी आप सही ढंग से करो, उसको हेजिंग करो। थोड़ा सा अगर आप अपने स्टाइल को मॉडर्नाइज कर दे, कोई पुराना मशीन से थोड़ी वो सारे चीज हो पाएगा। प्रिसीशन कटिंग आ गया, कोई भी प्रोग्राम, पुराने प्रोग्राम्स को खरीदने के लिए ये लिंक्स दे सकते हैं, नीचे में दिया गया है, यहाँ से आप प्रतिनिधि ले सकते हैं। तो मान लीजिए 5 साल पहले बैलगाड़ी था, बुलक कार्ट था, या 25 साल पहले या 500 साल पहले, 50 साल पहले बुलक कार्ट था। बोले कि कार का क्यों जरूरत हुआ, वही बुलक कार्ट में ही चला जाता, कि कुछ भी मॉडर्नाइजेशन नहीं है। वही जो चीज है, इसी को आपको देखना पड़ेगा। आप रेशियो ले रहे हैं नित्या जी, एक्सपांशन ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल जब हो जाता है, आप तो रेशियो ले रहे हैं, तो उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल का कोई जो इंडिपेंडेंट चीज नहीं है, वो डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए उसका रेशियो है, रेशियो में थोड़ा सा बदलाव आएगा, इतना इम्पैक्ट वो नहीं करेगा डिसीजन को। सो प्रीवियस ईयर्स का चाहिए तो आप एक ईमेल डाल दीजिए प्रदीप जी। ये 2005 से अभी तक यही बात, एक ही चीज को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। 2005 में जब हमारा कमर्शियल प्रोडक्ट्स आए, उसमें से अभी तक 2020 15 साल में सिर्फ एंड सिर्फ एक ही एम रहा है, आप अपना इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेड हो, उसको
प्रोटेक्ट करना सीखो, प्रोटेक्ट करना सीखो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा। वही बैलगाड़ी वाला टेक्नोलॉजी में रहोगे तो आपका गति तो धीमा होगा, रिजल्ट भी उसी तरह से होगा। हर वक्त वो कॉन्ट्राडिक्शन आपके सामने में रहेगा। जैसे कि मैंने बताया, फिलहाल बहुत लोगों का ये आया, बहुत लोगों का, लगभग एक 50 ईमेल्स आए, बोले कि सर मार्च के महीने में इन्वेस्ट किए थे, अभी अभी जब 12,000 हुआ तो बेच के आ गए, अभी 13,000 हो गया, अगर रख लेते एक महीना नवंबर का तो बल्ले बल्ले हो जाता, बढ़िया प्रॉफिट आ जाता। बहुत लोग ऐसे भी लोग हैं जो 50 लाख 1 करोड़ भी लगाए हैं। वो लोग बोले कि अक्टूबर तक तो निकाल दिए, अब तो नवंबर में निकाल दिए सर, नवंबर का जब 12,000 हो गया निकाल दिया, अभी 13,500। नवंबर में बड़ा रैली, कुछ फायदा नहीं ले पाए। वो जो 8 महीने में नहीं हुआ वो 1 महीने में हो गया। तो यहाँ पे ये हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग कितना कितना महत्वपूर्ण है आप सोच लीजिए, कितने महत्वपूर्ण है आप सोच लीजिए। आपको दो दो एग्जाम्पल्स मैंने दिखाया, तो अगर वो थोड़ा सा ये मेथड में हेज कर लेते तो क्या होता आप जस्ट सोचिए। वो प्रॉफिट से, आपने ऐसे टाटा स्टील का देखा, जहां पे सिर्फ 1,65,000 का प्रॉफिट बन सकता था, 1,50,000 का प्रॉफिट बन सकता था, उसमें से एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में 1,08,000 जुड़ गया। उसके बाद में भी वो बढ़ा, बहुत बढ़ा। आप यहाँ पे भी जो गेल का एग्जाम्पल्स मैंने दिखाया, यहाँ पे जहां पे सिर्फ 1,20,000 का प्रॉफिट बन सकता था, अभी तक उसमें से 1,20,000 जुड़ चुका है, अभी भी वो पोजीशन फिर भी हेज में है। जहां पे 1,20,000, ये मार्च का पोजीशन है, मार्च अप्रैल का पोजीशन कुछ है, 1,20,000 जुड़ सकता था, सिर्फ एक महीने में उसमें से उसको ना बेच के हेजिंग करके 1,20,000 का प्रॉफिट जुड़ गया। तो ये तो फायदा का बात है। तो जब फायदा का बात आता है तो उसको तो सीखना पड़ेगा। ना सीखे तो क्या होगा, अगर वो रेजिस्टेंस है, ना ना हम ना सीखे, ऑप्शंस ना सीखे, उसको ना लगाए, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। बीमारी है, डॉक्टर बोलता है ये टैबलेट खा लो, नहीं टैबलेट नहीं खाना है सर, हम लोग, हमारा रिलीजियस बिलीफ है, टैबलेट टैबलेट नहीं खाएंगे, सिरप नहीं पिएंगे, इंजेक्शन नहीं लेंगे, तो बोलेगा मरना है तो मरो भाई, मैं क्या कर सकता, सिर्फ मुझे देख लिए तो आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो प्रॉफिट जब आपको एनहांस करना है तो आपको काम करना पड़ेगा। ये हेजिंग के छोटे टेक्निक्स बताए, बहुत सारे बड़े बड़े टेक्निक्स भी है, इसके साथ में बड़े टेक्निक्स भी है। वो बड़े टेक्निक्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा मगजमारी करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो सही है, बट वो पढ़ना जरूरी है, जरूरी है। अगर एक शॉर्ट पीरियड में आप ये नहीं जान सकते कब बड़ा रैली आएगा, कब बड़ा करेक्शन आएगा। चिल्लाते रहते हैं तो टीवी चैनल में, वो कोई बड़ा रैली आ जाएगा, बड़ा करेक्शन हो जाएगा, अभी हो गया, एमएससीडी चले गए ऊपर में, अभी वो गिरने वाला है। जिस जिस दिन ये बोलते हैं गिरने वाला है, उसी उसी दिन 200-200 पॉइंट का ऊपर जाते रहता है। जब वो बोलेंगे कि बटम होने हुआ हो गया है, तब वो 200-200 पॉइंट नीचे चलते जाएगा। तो ये जो बड़ा रैली, बड़ा ये, इसको ढूंढने से वो कोहिनूर डायमंड जैसा ढूंढना जैसा काम हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसको सिर्फ हेजिंग करना सीख लिए तो वो सब ढूंढना नहीं पड़ेगा, चाहे रैली हो चाहे करेक्शन हो, चाहे यहाँ से अगर 13,500 से सारे लोग बोल रहे हैं 13,500 से, अभी अगर बोल रहे हैं सही में उनका बात हो गया, अगर 12,000 तक मार्केट गिर गया, 1,500 पॉइंट का हो गया गिरावट, क्या हो जाएगा ये पोजीशन में, ये तो हेज्ड पोजीशन है। इसका बेस प्राइस, बेस प्रॉफिट अभी तक कैप हो गया 111 रुपए में। अगर गिरा भी जाता है 90 तक तो ये 90 से 111 का प्रॉफिट कोई नहीं ले सकता, वो प्रॉफिट आएगा, आएगा ही आएगा। ऊपर जाते रहता है तो जाने दीजिए, वो प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, तो पोजीशन को क्यों क्लोज करना है। जब आप टेक्निकली लगे कि हाँ यहाँ से ये कंसोलिडेट करेगा, फर्दर मूव नहीं होगा, तब आप बुक करके आ जाइए, वो कर सकते हैं, आपके आपके मर्जी के ऊपर में वो। नहीं तो वो बिगिनिंग से ही वो हेजिंग में रहे तो अच्छा है। मैं तो जब भी निवेश करता हूँ पहले दिन से, उसी दिन से उसका हेजिंग शुरू हो जाता है,
उसी दिन से उसको हेजिंग करके रखा जाता है। तो प्रॉफिट का बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे 2-3 काउंटर में करो, 2-3 काउंटर का है ये करो, बट वो उसमें बढ़िया प्रॉफिट आता है। 50 काउंटर आपको ढूंढना नहीं, वो सीखने के लिए मिलेगा नहीं, किताब ढूंढोगे भी तो मिलेगा नहीं, सालों लग जाएगा इसको फाइंड आउट करने के लिए। फिलोसॉफी सब बोलेंगे, जब प्रैक्टिकल वर्क आता है कोई नहीं बोलेगा। मार्केट में जितने भी दिग्गज लोग बैठे हैं उनको बुला दो, एक एक दिन वो बात कर सकते हैं। फिलोसॉफी बोलते हैं, फिलोसॉफिकल टॉक्स, ये प्रोसेस ऐसे रखना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, सब वो एडवाइस है। वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट में प्रैक्टिकली आपको देखना चाहिए, हाँ ऐसे किया इसका नतीजा ये निकला, वो प्रैक्टिकल्स। तो ये सारे चीज स्मार्ट फाइनेंस में सीखने के लिए मिलता है। मेरा ये अनुरोध रहेगा, ये जितने भी कॉन्सेप्ट आज सीखे उसका वीडियो को थोड़ा दोहराइए, 2-3 बार देखिए, तब आपको इसका फायदा मिलेगा।